हेलो टंग क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हम 5 ऐसे केस स्टडी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्री बोर्ड आने वाले हैं, फटाफट इस केस बेस के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना, क्योंकि 12 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, बट पता नहीं बच्चे क्यों नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं कि केस बेस्ड के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसको अटैम्प्ट कैसे करोगे और बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो चलो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस चैप्टर पे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो एक बार जाके जरूर देखें आप। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, पॉलिनोमियल से है ये पहला सवाल। ठीक है, सो पॉलिनोमियल का है ये पहला सवाल जिसमें मैंने सबसे पहला केस बेस्ड क्वेश्चन समझाया। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन, कई बार केस बेस्ड के क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, कुछ बातें डायग्राम से पता चलती है, बाकी आपकी जो बेसिक नॉलेज जो आपको उस चैप्टर में पता होनी चाहिए वो बातें अगर आपको पता है, बेसिक नॉलेज ऑफ दैट चैप्टर जिसका आप केस स्टडी करने वाले हो। दूसरी बात, इसमें बाई चांस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी ज्यादातर चांस आपको यहाँ ऐसा मिल जाएगा। तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं, वैसे बहुत कम 30%, 70% आपका वही नॉलेज काम आएगा जो आपको इस चैप्टर के बारे में पता है। तो अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो पॉलिनोमियल की सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। फिर भी हम क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, कुछ अलग से हो सकता है इसमें लिखा हो। तो क्या लिखा है, द पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक। देखो ये जो शेप होता है ना, देखो इन्होंने पहले बोल दिया ये पैराबोला शेप है, दिस शेप इज पैराबोला। ठीक है, इस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला। ठीक है, ये सारे शेप कैसे हैं बेटा, पैराबोला। अच्छा पैराबोला बनता कब है ये और आपको पता होना चाहिए। पैराबोला भाई लिखा हुआ है तो पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है, दिमाग में डालो। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसकी पावर यानी इस फॉर्म में जो होती है इक्वेशन, जिसकी पावर 2 होती है बेटा, जिसमें पावर 2 होती है ना, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आपका पैराबोला बनता है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल में आपके बुक के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ये बनता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है एंड पैराबोलिक आर्च इज इन द आर्क इन द शेप ऑफ अ पैराबोला इन स्ट्रक्चर ऑफ देयर कर्व, यानी सारे चीजों के बारे में बता रखा है कि पैराबोला शेप, और कुछ भी अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारे देखो, ये पैराबोला आपका ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ये भी पैराबोला, अगर ये उल्टा भी कर दो तो भी पैराबोला। दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला, ये भी पैराबोला है आपका। क्लियर है, चलो अब देखो क्वेश्चंस कैसे हैं। तो ये रहे हमारे सवाल। देखो सबसे पहले क्या रखा है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने अभी ये लिखकर बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अभी मैंने लिखा भी था। इसमें जो आपका ए बी सी होता है वो क्या होता है बेटा, ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। एबीसी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। आपके ये एबीसी ये वाले नंबर रूट में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी होता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी, कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एबीसी होते हैं ये बेटा रियल नंबर्स होते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लो। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल है, रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स बेटा, रूट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो एक्स की वैल्यूज है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं। उन्होंने सवाल में लिखा है कि अगर वो 2 वैल्यूज जो एक्स की आप निकाले हुए, अगर वो दोनों बराबर है, अगर वो रूट्स बराबर है, उस केस में आपका जो डी होता है ना बेटा ग्रेटर देन 0 होता है, दिमाग में डालो। अगर डी आपका 0 के बराबर आ रहा है तो इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रूट्स। अच्छा ये मैंने गलत लगाया, इसका मतलब अगर इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स के लिए तो डी इक्वल्स टू 0 होता है, डी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, डी इज ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, डिफरेंट रूट्स होते हैं, और डी जब लेस देन 0 तो इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर आप ये कह सकते हो कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डी 0 के बराबर हो तो इक्वल रूट्स, जैसे कि सवाल में लिखा है कि जो इसके रूट्स है वो इक्वल है, इसका मतलब डी की वैल्यू 0 है। अगर डिफरेंट रूट्स है तो डी इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा जब डी निकालेंगे, और डी जब लेस देन 0 होगा तो इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये बातें आपको पॉलिनोमियल की पता होनी चाहिए, दिमाग में डाल लो। ठीक है, डी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी इक्वल्स टू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बी स्क्वायर है इधर, नहीं है।
तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है बेटा डी का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इस फॉर्मूले में आपने एबीसी की वैल्यू पुट करी और डी 0 के बराबर आया तो इक्वल रूट्स, ग्रेटर देन 0 आए, डिफरेंट रूट्स, लेस देन 0 आए तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और सवाल के आगे ये रखा है, इफ a and 1 by a आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसने कहा a and 1 by a जीरोज है, अच्छा जीरोज है, तो इन्होंने इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है ना, पॉलिनोमियल दिस, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा, इफ a and 1 आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा। तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है आपका बेटा, वो होता है आपका c बाय a। अच्छा, जो x स्क्वायर के साथ वो a, जो x के साथ वो b, और जो खाली नंबर वो c। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब जैसे ये जीरोज है, इनका प्रोडक्ट, तो a मल्टीप्लाई 1 बाई a किसके बराबर होगा, c इज -8 के और a इज 2। अच्छा, ये से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू ये से कैंसिल -4 के, ये -4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, द k इज -1/4। अच्छा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इन्होंने कहा क्या रखा था, कई बार आपको लिखा होगा पेपर में अल्फा 1 बाय अल्फा आर द जीरोस। अल्फा 1 बाय अल्फा यानी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल जब भी बोले, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल जब भी बोले बेटा, आपको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही फॉर्मूला लगाना है। ये बेसिक नॉलेज है पॉलिनोमियल की, मैं कोई भी केस बेस का क्वेश्चन वहां थ्योरेटिकल पोर्शन यूज ही नहीं कर रहा हूं। तो पॉलिनोमियल का जब भी सवाल आएगा ना, आपकी बेसिक नॉलेज काम आएगी, दिमाग में डालो इस बात को। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो पैराबोला शेप का बनेगा। अच्छा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अच्छा अच्छा, और टचेस एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ईदर टचेस और इंटरसेक्ट। बेटा एक बात बता दूं, मैंने एक बात बता दूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है, उसके 2 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। अच्छा, 2 जीरोज होते हैं। जितने पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं वो एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट पे टच करता है। अगर इसके 2 जीरोज है, इसका मतलब ये एक्स को 2 पॉइंट पे टच करेगा, ये एक्स को 2 पॉइंट पे टच करेगा। जितने जीरोज उतने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर कोई ग्राफ ऐसे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके 3 जीरोज हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, इसलिए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा। अच्छा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 से, क्योंकि बेटा हर एक चैप्टर से नहीं आ रही आपकी केस में, सेकंड से आने के चांसेस है, 5th से, 7th से, हाइट एंड डिस्टेंस से, ट्राइंगल से, तो कुछ ही चैप्टर से है। तो मैंने आपके लिए बेस्ट जो केस स्टडी के क्वेश्चन है और कैसे करना है, मेन फोकस उस पर करना है कि करना कैसे है। यानी आपने देखा मैंने जब पॉलिनोमियल का यूज़ किया तो पॉलिनोमियल में सिर्फ मेरी बेसिक नॉलेज काम आई है। केस स्टडी में जो क्वेश्चन में लिखा था कुछ भी फालतू नहीं। यानी आप केस स्टडी के क्वेश्चन को करते समय दिमाग में रखना, आपका बेसिक नॉलेज उस चैप्टर में क्लियर होगा तो केस स्टडी का क्वेश्चन हो जाएगा बेसिक से। चलो अगला सवाल देखो क्या लिखा है। तो इक्वेशन में लिखा है बेटा, ये डायग्राम दे रखा है इन्होंने, ऐसा सर्कुलर पैटर्न में कुछ सीटें अरेंज्ड है ना। द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। बेटा ऑडिटोरियम इस तरीके से बनाया गया है कि टोटल 1500 लोग इसमें बैठ जाएंगे, यानी टोटल सम दे रखा है लोग कितने बैठ जाएंगे। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर पैटर्न में, ऐसा पहले एक छोटा ऐसा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपको पता है पहले कम लोग, छोटे वाले में कम चेयर्स होंगे तो कम लोग बैठेंगे, उससे बड़े वाले में और ज़्यादा चेयर्स होंगे और ज़्यादा लोग बैठेंगे, ऐसा। इन सच ए वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट मोर देन द प्रीवियस। इसने क्या रखा है, इस तरीके से सीट्स अरेंज्ड है कि पहले वाले रो में जितने भी सीट है उससे अगले वाले में 10 ज़्यादा है, उससे अगले वाले में और 10 ज़्यादा है, उससे अगले वाले में 10 और ज़्यादा। तो आप देख रहे हो इस सर्कुलर में जो आपकी सीट्स हैं और इस वाले में जो सीट्स हैं, इन दोनों के बीच का गैप 10 है और अगले वाले में भी बीच का गैप 10 है, यानी 10-10 का गैप और टोटल 1500 पीपल्स। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है हमारे क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, यानी आपको फर्स्ट टर्म दे दिया एपी है, आपको फर्स्ट टर्म दे दिया तो अगले वाले में 40 होगा, 10 ज़्यादा, उससे अगले वाले में 50, ऐसे करके। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, तो 10वें रो में कितना होगा। तो बेटा 10th का मतलब a टाइम फाइंड करने के लिए क्या है इसने, तो a टाइम का मतलब a प्लस 9d। अच्छा, तो a इज माई 30 एंड 9 इंटू डी इज डिफरेंस जो कि है मेरा 10।
तो कितना हो जाएगा, दिस इज 90 + 30, सो 120 सीट्स विल बी इन द 10th रो। 10वें रो में कितने सीट्स होंगे बेटा, 120। बहुत बेसिक सी बात, ये मेरी बेसिक नॉलेज है। बस वहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 10-10 का गैप है और टोटल 1500, यानी सम दे रखा है कि टोटल जो चेयर्स है 1500 लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब 1500 चेयर्स है वहाँ, ठीक है। इफ 1500 है ना, 2500 है, 1500 है, ठीक है। कह रखा है 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। तो कितने रोज होंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कहा है, एन निकालने के लिए कहा है। सम दे रखा है, एन निकालने के लिए कहा है, ठीक है, ठीक है। और इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, ठीक है। अच्छा, 10वें रो के बाद और कितने रह जाएंगे, ये कह रखा है। चलो हम पहला पार्ट निकालते हैं पहले। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज, कितने रो होंगे, नीड टू बी देयर, कितने रो बनाने की जरूरत पड़ेगी, यानी एन निकालने के लिए क्या है। तो आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d, एन निकालने के लिए कहा इसने। तो एस एन तो मुझे पता है 1500, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स रोज, पहला रो पहला टर्म, दूसरा रो दूसरा टर्म, एस नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ 2 × a, व्हाट इज a बेटा, a is my 30 and I don't know, and again -1 × d is 10। अच्छा, तो ये हो गया मेरा, ये 2 इधर जाएगा तो 3000 n 60 + 10n - 10। अच्छा, तो कितना हो जाएगा 3000 इसको टू, ये 60 में से 10 गया बेटा 50, n अंदर आके मल्टीप्लाई 50n + 10 स्क्वायर। इन दोनों में देखो 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 5n + n स्क्वायर इजकस टू 3000। ये मेरा एक 0 से एक 0 उड़ा दो भाई, ये आ गया 300 इजकस टू 5n + n स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर + 5n - 300। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना, सिंपली सॉल्व कर लो। अब यहाँ से इसका आंसर निकाल लेना, समझ में आ रही बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलो सॉल्व भी करके दिखा देते हैं यार। ये आ जाएगा n स्क्वायर और 300 है, 5 आना चाहिए, तो कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है बेटा, 300 का एलसीएम ले ले। अभी हम नहीं पता चलता तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 150, फिर 2 से करेंगे तो 75, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 6 दूनी 12, 25 में से 12 गए, हमें तो 5 लाना है ना। चलो 5 से और कर लेते हैं, 5 आ जाएगा, तो 5 या 15, 5 10 दूनी 20, ठीक है। 20 में से 15 गए, 20 और 15 बेटा, तो 20 और 15 तो 20n - 15n - 300। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n आ जाएगा, तो n + 20। इन दोनों में से 15 कॉमन ले लोगे तो n + 20, तो ये आ जाएगा n + 20 और n - 15। यहाँ से आप n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो एक तो n की वैल्यू आ जाएगी -20 और एक n की वैल्यू आ जाएगी 15। देखो n का भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए n की वैल्यू है 15। तो ये रहा दूसरा पार्ट। इसने कहा कितने रोज बनेंगे, 1500 लोगों के लिए जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो 15 होंगे। सिंपल सी बात, बहुत आसान सवाल था। इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो ताकि मैं इसको हटा सकूं। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। हटा दे, हटा दे, चलो हटा देते हैं। चलो उसके बाद इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी। वैसे तो 15 रो है, कह रखा है अगर 17 रो होते इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। मिडल रो कौन सा होगा बेटा, देखो 17 रोज है अगर, तो मिडल रो जो होगा ना, मिडल रो, मिडल रो वो क्या होगा बेटा, मिडल रो निकालने का तरीका है n + 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 1 18 18/2, यानी 9th रो, 9th रो आपका मिडल रो है, ठीक है बेटा। 9th रो क्या है आपका, मिडल। तो इसलिए कह रहा है 9th रो में कितने सीट्स होंगे, 17 रो अगर हो तो हाउ मेनी सीट्स इन द मिडल रो, यानी 9th रो में कितना होगा। तो यानी आपको 9th रो निकालना है, नंबर ऑफ सीट्स इन 9th रो। अब आपको बात समझ में आ गई, इन द 9th रो। तो 9th रो में जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी कितनी होगी, 9th रो यानी 9th टर्म, यानी a + 8d। अब वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल लो, 8 × 10। चलो बहुत आसान, 80 और 30 120 सीट्स। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे करते हैं। सॉरी 110 होगा ना, 80 और 30 110, ठीक, 110।
दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ एपी, यानी एपी की बेसिक नॉलेज काम आई यहाँ पर भी। सिर्फ वहाँ से मुझे 2 इन्फॉर्मेशन मिली कि टोटल 1500 लोग हैं और गैप्स 10-10 के, दैट्स ऑल। यानी केस स्टडी के क्वेश्चंस में ना आपके उस चैप्टर के बेसिक बातें पता होनी चाहिए, खत्म, इतना करना बस। केस स्टडी से कुछ कुछ छोटी मोटी बातें पता चलती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। इन्होंने कह रखा है यहाँ पे जो गैप है वो एक एक का है और ये जो फ्लावर पोर्ट्स रखे हैं वो भी एक एक के गैप पे रखे हुए हैं। टोटल 100 फ्लावर पोर्ट्स रखे हुए हैं। टोटल कितने हैं फ्लावर पोर्ट रखे हैं? 100, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 100 का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये टोटल यहाँ पे 10 लाइनें हैं, ठीक है, ठीक है। और 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है बेटा। कह रखा है एज शोन इन द डायग्राम निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। जो निहारिका है, निहारिका बेटा वो कितना दौड़ती है? 1/4 ऑफ AD। अच्छा 1/4 AD का मतलब AD जो डिस्टेंस है वो तो 100 है, क्योंकि 100 फ्लावर्स रखे हैं तो 100 का एक फ्लावर के बीच का गैप 1-1 मीटर है, तो 100 का कितना होगा AD यानी 100, तो इसको काटूंगा 25 मीटर। अच्छा निहारिका 25 मीटर दौड़ती है, अच्छा ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट करती है ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे पोस्ट करती है ग्रीन फ्लैग, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये तो 25 का डिस्टेंस है, दूसरे रो में दौड़ रहे, तो 2 and 25। आप थोड़ा समझो इस बात को, 2 and 25 आपको ये लिख कर दिखाना पड़ेगा, फिर लिख देना 0.4G, 0.4G ऐसा लिख देना, 0.4G, पॉइंट ऑफ GXY क्या होगा बेटा? ये होगा आपका 2, क्योंकि सेकंड में x एक्सिस है ना, ये x है, ये y है, तो x आपका 2 है और y आपका 25 है, ठीक है। ये निहारिका के लिए हो गया। आगे क्या लिखा हुआ सवाल में, सेकंड लाइन, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD। प्रीत कितना दौड़ता है बेटा? प्रीत कितने हैं? 1/5 ऑफ AD, यानी 1/5 100 यानी 20। तो प्रीत के लिए जो पॉइंट है बेटा, प्रीत रेड फ्लैग, ठीक है, प्रीत, ठीक है, अलाइन एंड रेड फ्लैग यहाँ पर, ये प्रीत है यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर, तो ये 20 का डिस्टेंस है। और सॉरी x एक्सिस, पहले x लिखते हैं ना, x 8 है और y 20, पहले x लिखते हैं बेटा, ये x एक्सिस है, तो 8 और 20, ठीक है। ये तो सवाल की बात हो गई। अब कुछ पूछा है क्वेश्चन में इन्होंने क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या है? 2 और 25, ये तो हमें पहले ही पता है, 2 और 25 ये तो हमने पहले ही फाइंड कर ली, 2 और 25। चलो सेकंड पार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, ये भी हमने निकाली है, 8 और 20, 8 और 20। एक्स पहले लिखते हैं, मैंने यही गलती करी थी अभी, एक्स पहले लिखते हैं यार, नीचे वाले को पहले ऊपर वाले को बाद में, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो x2 - x1 डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट, यही तो होता है। तो व्हाट इज x2? x2 यहाँ 8 में से 2 घटा लो बेटा, और व्हाट इज y2? 20 और 25, तो 20 में से 25 घटा लो, इसका रूट, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 35, 40, 60, 61, 61 का रूट, 61 का, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly halfway between the line segment joining। देखो सुनो मेरी बात, एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, एक बात समझो, एक यहां पर है 2 और 25 यहां पर, एक यहां पर है 8 और 20 के डिस्टेंस में, बिल्कुल बीचों बीच में ब्लू फ्लैग लगाना है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये क्या है? मिड पॉइंट। अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है बेटा, अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, और मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि जो x1 प्लस x2 होता है अपॉन 2, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, दिस इज द मिड पॉइंट। इसने कहा बिल्कुल बीचों बीच में, इसका मतलब मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या है? अब दिस इज माई x1 y1, दिस इज माई x2 y2। अब x का फॉर्मूला x1 प्लस x2, तो 2 प्लस 8 10, 10/2 यानी 5। फिर y1, फिर y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 प्लस y2 45/2, तो कितना हुआ? 22.5। अच्छा तो 5 और 22.5, ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज अ मिड पॉइंट। अब इसने कर कहा इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ग्रीन एंड रेड, ठीक है, यहां पे लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। इफ अ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग
at 1/4 distance from the green flag in the line segment joining the green and red. ग्रीन की जो पोजीशन है वो 2 है, 25, इसकी पोजीशन है 8 और 20. इसके यहाँ पर कहाँ पे लगाएगा 1/4 का मतलब इधर 1 इधर 4, ये रेशियो दे दिया. 1/4 डिस्टेंस पर एक जॉय है वो फ्लैग पोस्ट करेगा. ठीक है, यहाँ पर फ्लैग पोस्ट करना चाहता है वो. तो ये रेशियो 1 है, ये रेशियो 4 है. आपको रेशियो दे दिया और यहाँ एक्स वाई निकालने के लिए. तो यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो बेटा. सेक्शन फॉर्मूला लगा दो. क्या फॉर्मूला होता है एक्स का? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस. देख रहे हो मैं केस बेस्ड वाला जो सवाल है वो पलट के देख ही नहीं रहा. ये सारी मेरी बेसिक नॉलेज है. इसने बीचों बीच में मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया. बेसिक सी बात. ठीक है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो. ये रहा, ये m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है मेरी ये 8, m2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 2 अपॉन x1 प्लस m1 प्लस m2 जो कि है 1 प्लस 4. तो कितना आ जाएगा 8 और 8 16, 16 बटे में 5. देख लो 16 बटे 5 कौन सा आ रहा है. 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 15, एक उधर जाएगा 5 दूनी 10 बेटा. 5 से 15 एक उधर गया 5 दूनी 10, तो मेरा 3.2 आ रहा है. 3.2 आ रहा है बेटा मेरा. 8 प्लस 8 16 डिवाइडेड बाय 5. 3.2 आ रहा है, इसने 3.5 लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों. होगा तो 3.2. समझ में आ रही है बात? 3.2 होना चाहिए. क्लियर है बात? 3. ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे. एक से भी पता चल जाता है वैसे. क्लियर है बात? बहुत आसान सवाल था. अब देखो अगला पार्ट. ये केस स्टडी का नेक्स्ट पार्ट. ये केस स्टडी का नेक्स्ट है बेटा. इसमें क्या कर रखा है? अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. यहाँ तो इन्होंने ऐसे फ्लावर्स ट्रीज वगैरह लगा रखे हैं. चलो क्या कर रखा है. द क्लास 10 स्टडी स्टूडेंट स्कूल इन द क्या है ये कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी. ठीक है. सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री. यहाँ गुलमोहर लगाए बाउंड्री पे. ठीक है. बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1-1 मीटर का डिस्टेंस है. 1-1 मीटर का डिस्टेंस. ठीक है. ईच अदर देयर इज अ ट्राइंगुलर ग्रास लॉन इन द प्लॉट. यहाँ पे ऐसा ग्रास के लिए इन्होंने ये जगह बना दी. अच्छा 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 ठीक है. द स्टूडेंट आर टू बी शो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया. अब बाकी सभी में बीज लगाने हैं इनको. ठीक है. तो पहले इनके कोऑर्डिनेट देखो. इसके कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करोगे ना, देखो एक्स का डिस्टेंस 1 2 3 है और y का डिस्टेंस है आपका 2. अच्छा यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बेटा ये लगभग आपका 6 है x और y लगभग आपका ये 1 2 3 4 5 है लगभग, और ये इससे 1 ज़्यादा, यानी यहाँ पे जो y है वो 7 है, 6 है. ये 5 है तो ये 6 है. यहाँ पर जो x है ये 4 है. ठीक है. तो x 4 y 6 ये वाला पॉइंट. यहाँ पर y 5 x 6. इस तरीके से मैंने तीनों पॉइंट्स निकाल लिए. हो सकता है इनकी जरूरत पड़े. सवाल में आगे देखते हैं क्या लिखा है. टेकिंग a एज ओरिजिन. ए वेर इज ए. हाँ a को ओरिजिन मान लिया. टेकिंग a इज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p. p के कोऑर्डिनेट निकालने. p के कोऑर्डिनेट वेयर इज p? इसके कोऑर्डिनेट तो 4 6 ये तो हमने निकाल रखा है. 4 6 ये रहा 4 6. व्हाट विल इज द कोऑर्डिनेट ऑफ r इफ c इज ओरिजिन? r के कोऑर्डिनेट. r के कोऑर्डिनेट बेटा r के कोऑर्डिनेट वेयर इज r? इसके कोऑर्डिनेट. अगर c मेरा ओरिजिन हो वेयर इज c? अच्छा ये c. यहां से अगर मुझे c अगर ये अगर मैं 0 0 यानी मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूं तो ये मेरा x बन जाएगा, ये मेरा y बन जाएगा. उस केस में अगर ये मेरा ओरिजिन है तो जो मेरा पॉइंट होगा बेटा, अगर मेरा पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x 10 और y 1 2 3 ऐसे ही होगा. x तो 10 है, x 10 है. ठीक है. x मेरा क्या होगा बेटा? 10 होगा. समझ में आ गई बात? 10 थी. ठीक है. उसके बाद व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ q इफ c इज ओरिजिन? q के कोऑर्डिनेट. q के कोऑर्डिनेट अगर c ओरिजिन हो, ये c ओरिजिन है अगर यहाँ, तो q के ओरिजिन. अच्छा q के ओरिजिन तो यहाँ से अगर 3 है, देख लो कितने हैं टोटल. तो यहाँ चले जाओ आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. हाँ 13 13. x 13 है. x 13 है बेटा. x 13 है. ठीक है 13.
समझ में आ गई बात। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ, ठीक है ये भी नहीं है, छोड़ दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पोर्शन ही नहीं है तो ये तो आएगा नहीं, ये आएंगे बेशक ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलो आगे हो सकता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह दे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, ऐसे कह सकते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकलवा सकते हैं आपसे, वो एरिया नहीं निकलवा सकते क्योंकि एरिया वाला पोर्शन आपके सिलेबस से हट चुका है। समझ में आ गया तो बेटा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करो। थैंक यू।